ऐसा भी वो टाइम है। महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर 3 ऋतुचर्या। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऋतुओं का वर्णन करो। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में आएगा तो 6 ऋतुओं के नाम लिख दो। ठीक है, क्योंकि ऋतुओं का वर्णन मतलब शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। 5 नंबर में आया तो ऋतुओं का इंट्रोडक्शन डाल दो, भाई कौन सी ऋतु में क्या क्या करना चाहिए। 20 नंबर में आ गया तो सभी ऋतुओं को लिखना पड़ेगा। तो ये मतलब अगर क्वेश्चन 2 नंबर का आया तो 6 ऋतुओं के नाम लिख देना, क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा तो 2 2 लाइन लिख देना, दो उनकी ऋतुओं के नाम, उनके भारतीय मास लिख देना ऋतुओं के, और ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होगी, 6 दूनी को 12 लाइन हो जाती हैं। और 5 नंबर में 20 नंबर में आ जाता है तो 5 5 6 6 लाइन लिख देनी है। ठीक है, तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन याद होना चाहिए। तो ये नंबर के हिसाब से है, ऋतुओं का वर्णन का आंसर नंबर के हिसाब, 2 नंबर का, 5 नंबर का, 3 नंबर का, 10 नंबर का, 20 नंबर का, उस हिसाब से इसका आंसर देना है। ठीक है, कहने का मतलब ये पूरा चैप्टर ही है, एक क्वेश्चन में पूरा चैप्टर खत्म। अगर ये 20 नंबर में आ गया तो पूरा चैप्टर खत्म है। अब पूरा चैप्टर में आप लिख नहीं पाओगे तब भी उसकी 5 5 चीज़ें, जैसे कि बल कौन से ऋतु में ज़्यादा होता है, रस कौन सा खाना चाहिए, डोमिनेंट कौन सा होता है, कौन सा कर्म करना चाहिए कि बमन करना चाहिए कि विरेचन करना चाहिए, वो लिखते जाओ, बस 5 लाइन हुई, काम खत्म अपना। ऋतुओं के नाम लिखो, 6 ऋतुओं के नाम लिख दिए ना। उत्तरायण को आदान काल या आग्नेय काल क्यों कहते हैं, अच्छी तरीके से लिख रखा है मैंने आंसर। दक्षिणायन को विसर्ग काल या सौम्य काल क्यों कहते हैं। उत्तरायण काल के गुण या लक्षण लिखो, ये उत्तरायण काल में सूर्य कैसा होता है, ऋतुएं कौन सी होती हैं, तो ये सारी चीज़ें अभी बताया था ना जो सारणी में मैंने, वो सब लिख देना है। दक्षिण काल के लक्षण लिखो, वही दक्षिण काल के लिख दो। ऋतु के अनुसार मनुष्य का बल लिखो, जो अपन ने पहले क्लास की थी उसमें बताया था कि कौन सी ऋतु में श्रेष्ठ होता है, कौन सी ऋतु में मध्यम होता है, कौन सी ऋतु में बिल्कुल बेकार होता है। तो ग्रीष्म और वर्षा में सबसे कम होता था, बसंत और शरद में मध्यम होता था, और शिशिर और हेमंत में श्रेष्ठ होता था। आदान काल की ऋतुओं के भारतीय मास के नाम लिखो, जो आदान काल की ऋतुएं, अब आदान काल की ऋतुओं का नाम होना चाहिए सबसे पहले तो शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। अब उनके भारतीय महीने कौन से हैं वो लिखने चाहिए आपको, तो भारतीय मास के नाम। ऋतुओं के अनुसार रसों की प्रधानता को समझाओ, ऋतुओं के अनुसार रसों की प्रधान, डोमिनेंट कि कौन सी ऋतु में कौन सा रस डोमिनेंट होता है, जो क्लास नंबर 2 थी उसमें मैंने बता दिया था आपको अच्छी तरीके से, और आंसर मिल जाएगा इसी में। हंसोदक, हंसोदक जो पानी था, सारी रात पानी, मतलब दिन भर तो धूप में था, रात को चंद्रमा में था, फिर सुबह उसको पीना था, वो अंशोदक। ऋतु संधि आज की क्लास में किया ही है। ऋतुओं के अनुसार दोषों का संचय, प्रकोप, समन, अभी अपन सारणी डिस्कस की थी। कौन सी ऋतु में पित्तनाशक व कफनाशक कर्म करनी चाहिए, तो पित्तनाशक तो कौन सी ऋतु में है, शरद में, और कफनाशक इसमें है बसंत में। तो ये आपको देखो लॉजिकली कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वर्तमान काल की ऋतुओं के भारतीय मास, अब इस समय कौन सी ऋतु चल रही है उसका भारतीय महीना लिखो, ऋतु का नाम लिखो, एवं आधुनिक समय की कौन से टाइम से कौन सी ऋतु में माने गया है। ऋतु के अनुसार रसों के सेवन बताइए, जो अपन ने डिस्कस किया था ना भाई, कौन सी ऋतु में कौन सा रस का सेवन करना चाहिए, वो अभी 4 5 लाइनें वो थी। आदान काल और विसर्ग काल का वर्णन करो, अभी यहाँ दोनों संयुक्त में आ गया तो दोनों को डिटेल में लिख दो, जो अभी सारणी डिस्कस की थी अपन ने। हेमंत ऋतुचर्या का वर्णन, बसंत ऋतुचर्या का वर्णन, और वर्षा ऋतुचर्या का वर्णन, और शरद ऋतुचर्या का वर्णन। इनमें से क्योंकि एक एक पेज का अपन ने लिखा है नोट्स में, तो 5 5 लाइन 6 6 लाइन आपको लिख देनी है। अगर नंबर 10 नंबर का है तो आपको पूरा पेज लिखना पड़ेगा। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में त्याज्य कर्म बताइए, मतलब क्या नहीं करना है, गर्मियों में क्या नहीं करना है, जैसे कि आपको अम्ल, लवण, कटु रसों का सेवन नहीं करना है। ठीक है, व्यायाम नहीं करना है। ठीक है, मैथुन से दूर रहना है, शराब का सेवन नहीं करना है, ये सब ग्रीष्म ऋतु में आते हैं। अब देखो यह नित्यम सर्वरस अभ्यासम स्व स्वाधिक्यम प्रवर्तितो व्याख्या करें। अब ये श्लोक है, मैंने श्लोक कहीं लिखाया नहीं है आपको, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने आपको डाल दिया। तीसरा चैप्टर का 57वां श्लोक है ये। तो नित्यम सर्वरस मतलब सभी रसों का अभ्यास करना चाहिए, जो मैंने अभी बताया था ना कि देखो यहाँ पे कि अंत में आचार्य ने कहा कि सभी ऋतुओं में सर्वरस का सेवन करना है, परंतु प्रत्येक ऋतु में उस ऋतु के अपने अपने रस को अधिक मात्रा में लेना चाहिए। उस लाइन का मीनिंग ये था, तो इसलिए मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है। अंत में आचार्य ने कहा कि सभी ऋतुओं में सर्वरस का सेवन करना है, परंतु प्रत्येक ऋतु में उस ऋतु के अपने अपने रस को अधिक मात्रा में लेना चाहिए। और नीचे की दूसरा है संबंधत उदयो रात्रो मगर अगस्त्यो निर्विषम व्याख्या करें। ये किसके लिए आया है, ये अंशोदक के लिए आया है, और अंशोदक की परिभाषा और अंशोदक के गुण आपको लिखने हैं। देखो संबंध उदय हो रात्रि मगर अगस्त्यो निर्विषम, कहने का मतलब है कि संतप
दिन में तो सूर्य किरणों से तप्त, रात को सूर्य किरणों चंद्रमा किरणों से शीतल, और अगस्त तारे की उपस्थिति में उसका सेवन मतलब निर्विषम, मैंने बताया था ना, बिल्कुल पवित्र होता है, निर्विष होता है। तो ये किसके लिए आया है? अंशोदक के लिए ये आया है। अब ये इंपॉर्टेंट श्लोक की बात थी दोनों, जो मैंने मेंशन नहीं किए क्योंकि लाइनें इंपॉर्टेंट है इसकी, ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया। तीसरा चैप्टर का 57 श्लोक, तीसरा चैप्टर का 52 श्लोक, जो आपकी मेन बुक है उसमें देख लेना। और मैं जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब पीडीएफ मिल जाएगी इंपॉर्टेंट श्लोक की, और वैसे मैंने ग्रुप में भेज रखी है इंपॉर्टेंट श्लोक की पीडीएफ आपको, पहले ही जब अपन ज्वाइन हुए थे ग्रुप में तब मैंने इंपॉर्टेंट श्लोक की पीडीएफ भेज दी थी आपको। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। आज अब करेंगे अपन चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट, ठीक है।